हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लासेस। अभी तक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यही जब टोटल चार्ज फ्लो निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ग्राफ में यह स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व, स्लोप ऑफ क्यू टी, और यह हो गया एरिया ऑफ आई टी। इतना हम लोग पहले लेक्चर को पढ़े थे। फिर इसमें आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था कि V इक्वल टू आई आर, कि कोई भी कंडक्टर होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, कोई भी कंडक्टर है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। यह वह गुण है जिसके माध्यम से वह चार्ज के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। फिर इसमें हम पढ़े कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है। यहाँ रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल अपॉन ए। और जब रिकास्ट का केस हो कि जिस समय वायर को इलोंगेट करते हैं, एक ही वायर दे दिया है उसी को हम शेप और साइज को चेंज करते हैं, वैसी स्थिति में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो फॉर्मूला आया था रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यानी यहाँ से आया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। और एरिया के टर्म में था कि रेजिस्टेंस बराबर रो वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई ए स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर बोलो। यही रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल आर के पावर 4, जहाँ स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, या कई बार यही डायमीटर ऑफ द वायर के टर्म में भी रहता है 1 बाई डी के पावर 4। ये हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे, लास्ट लेक्चर को। जाते जाते कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे बनाने के लिए, आई होप आप लोग बनाए होंगे। जिसको भी अगर चेक करवाना हो व्हाट्सएप पे वो भेज सकता है हमको, ठीक है। चलिए आज आगे हम पढ़ते हैं कि आखिर किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये तो हम जानते हैं कि कंडक्टर में, यानी मेटालिक कंडक्टर है तो वहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। हर मेटल के केस में वह इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अब ये जानना तो थोड़ा मन करता होगा ना कि आखिर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कितना स्पीड से मूव करता होगा, यह जानना तो मन करता होगा। तो आज देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में किस स्पीड से मूव करता है, और ये रेजिस्टिविटी का कारण क्या है, क्यों रेजिस्टिविटी आया, क्यों नहीं पूरा फ्री फ्लो होता है, क्यों अपोज करता है। इस दो बात को हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, कि आखिर यह रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल में कहाँ से आता है, इसके पीछे कारण क्या है। यह दो फार्मूला आज हम डिराइव करेंगे, और यह करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला डेरिवेशन होने जा रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला डेरिवेशन। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यह कहा जाता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the presence of electric field, inside the conductor, ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्यों? क्योंकि वहाँ चार्ज फ्लो नहीं करता था, और इसका कारण भी उसमें समझाया गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा ही नहीं।
इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा ही नहीं। ये हम लोग पिछला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़े थे। लेकिन आज जो है, आज इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में नहीं रखना है, आज इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। क्यों? क्योंकि आपको आज इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। आज आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा तो मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इनसाइड द कंडक्टर, अदरवाइज वो फ्लो नहीं करेगा। तो दोनों चीज को दिमाग में रखना। तो अगर पूछेगा कि क्या कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पक्का है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हाँ, अगर दे देगा इन द स्टैटिक कंडीशन व्हेन द नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई करंट नहीं है, नो इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और इसका सिंबल हम दिखा देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से, कि क्या एवरेज वेलोसिटी होता है। होता क्या है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अभी हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहां लिखना है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इन अब्सेंस ऑफ, in absence of electric field, in absence of electric field, electrons move randomly, electrons move randomly, so net electric, so the net electric current 0 हो जाता है, net electric current is 0। अगर कोई बाहरी कंडक्टर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कंडक्टर के भीतर में, तो क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक करंट इज 0। लेकिन बट इफ देयर इज नेट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, net non-zero electric field inside the conductor, inside the conductor, अगर कंडक्टर के अंदर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स and start accelerating, एक्सेलरेट करना शुरू करता है, इन एडिशन विथ रैंडम मोशन, इन एडिशन विथ इनिशियल वेलोसिटी। in the direction opposite to the electric field। समझाते हैं इस चीज को। क्या कह रहे हैं कि अगर नेट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, and it starts and they start accelerating, और वह फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा, तो वह एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है इन एडिशन विद इनिशियल रैंडम वेलोसिटी, यानी इनिशियल जो रैंडम वेलोसिटी है वो तो रहता ही है, साथ में एक्सेलरेट भी करने लगता है, साथ में क्या होता है, एक्सेलरेट भी करने लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वह एक्सेलरेट करने लगता है। बस ये मानना है, यही मानना है। जैसे कि क्या हुआ कि बाराती में सब रैंडमली डांस कर रहा है,
बाराती में सब क्या है, रेंडमली डांस कर रहा है। अगर कोई उसको ये नहीं बोलने वाला रहे कि आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो एक ही जगह वो डांस करता रह जाएगा भर रात, दूल्हा बिना दुल्हने के घर वापस। लेकिन होता क्या है, उसमें एक समझदार व्यक्ति रहता है जो क्या बोलता है उसको, आगे बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, लेट हो रहा है लेट हो रहा है। तो क्या हुआ, रैंडम मोशन में तो है ही सब, नाच गान कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वो जो रैंडमली मूव कर रहा है, दैट डज नॉट कंक्लूड इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक करंट में कोई योगदान नहीं है। योगदान क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वही है वो जैसे बाराती में कितना भी वो नाच कर रहा है, उसके उस मोशन से वो लड़की वाले के मंडप की तरफ नहीं पहुंच रहा है, उसमें कोई योगदान नहीं है, वो तो अपने मस्ती के लिए कर रहा है। वो जो आगे की ओर जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वह उसको उस मंडप की ओर ले जा रहा है। वो आगे बढ़ता देख के शायद लड़का खुश होता होगा क्या। तो वो जितना आगे बढ़ रहा है वही यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और इस चक्कर में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन तो था ही पहले से, वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में एक एक्सेलरेट करने लगेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेलोसिटी की मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वेलोसिटी वाले की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नेट वेलोसिटी इसका अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नेट वेलोसिटी जो है वह क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा, और इस कारण से आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम मोशन खत्म हो जाता है, रैंडम मोशन रहता है, बट उस रैंडम मोशन में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी अधिक हो जाता है, और वह पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यही है, यह कंडक्टर है, इसमें इधर कंडक्टर के भीतर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पर फोर्स इधर लगेगा, चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हो जाएगा इस पर फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा E अपॉन m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका अपोजिट टू द, बाकी साथ में रैंडम मोशन रहेगा ही रहेगा, हमको उस रैंडम मोशन से मतलब नहीं है। तो होता क्या है, उसके बाद यह एक्सेलरेट करने लगा, बट व्हेन इट ड्रिफ्ट, वही ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है, नाचते गाते आगे बढ़ रहा है। तो व्हेन इट ड्रिफ्ट्स, इट कोलाइड्स विथ स्टेशनरी मतलब रुका हुआ एटम्स या आयंस। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन मेटल का जो एटम है या जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको आयंस बोलोगे। तो एटम्स या आयंस जो बोलो वह क्या है, फिक्स्ड पोजीशन पे। तो यह इलेक्ट्रॉन गया, टकरा गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन जाके किसी टकरा गया, व्हेन इट ड्रिफ्ट्स इट कोलाइड्स विद स्टेशनरी एटम्स एंड आयंस, और आयन ऑन एवरेज हम मान लेते हैं कि क्या हुआ, वह अपना एनर्जी लूज कर गया, टकराने से उसका एनर्जी क्या हो गया, लूज हो गया। व्हेन इट ड्रिफ्ट्स इट कोलाइड्स विद स्टेशनरी एटम्स और आयंस and it loses its energy. It loses its energy. It again accelerates and gets some velocity, and the process continues. ये चलता रहता है। क्या प्रोसेस चलता रहता है कि वह एक्सेलरेट करेगा। देखो रैंडम मोशन हमेशा है, उसको वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नहीं बोलेंगे कि टकराया और वेलोसिटी उसका जीरो हो गया, गलत बात। वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोल रहे हैं वो खत्म हो जा रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन था एक तरह से वो खत्म हो जा रहा था। एक्सेलरेशन खत्म हो गया मतलब वो टकरा गया उस दिशा में जो जा रहा था, जैसे इधर जा रहा है लेकिन टकरा गया, तब उधर जाना बंद हो गया, फिर से उसको कोई बोला फिर उधर जाने लगा। तो ऐसा नहीं कि उधर जाना बंद हो गया था, लेकिन इधर वो घूम रहा था, लेकिन आगे की ओर बढ़ना बंद हो गया। जब टकराएगा आगे की ओर बढ़ना उसका बंद हो जाएगा, फिर से उसको बोलना पड़ेगा, यानी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा, फिर से वो आगे की ओर बढ़ेगा, वो स्पीड गेन करेगा, फिर से जाके किसी न किसी से टकरा जाएगा, किसी एटम से, फिर वो आगे बढ़ना बंद कर देगा। तो इस तरह से वो चलता है। मतलब
कह रहे हैं कि लूजेज इट्स एनर्जी, तो एनर्जी वो खत्म होता है उसका, लेकिन वो आगे बढ़ने वाली टेंडेंसी वाला बात खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि टोटल एनर्जी लॉस हो जाता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। समझने के लिए हम रैंडम मोशन को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो हम ये मानेंगे कि आगे की ओर बढ़ा, वेलोसिटी उसका बढ़ा, टकराया, वेलोसिटी उसका खत्म हो गया। ये हम समझने के लिए मानते हैं कि वेलोसिटी उसका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम रैंडम मोशन को पहले ही नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो रैंडम मोशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ ये वाला वेलोसिटी ये खत्म हो गया, फिर से एक्सीलरेट हुआ, फिर से वेलोसिटी गेन किया, फिर टकरा गया, फिर वेलोसिटी खत्म, फिर गेन किया, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहा। ठीक है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन क्या है कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन ही नहीं कर पाता है, एक्सीलरेट करता है, टकरा जाता है, करता है, टकरा जाता है, बेचारा वो ज़्यादा वेलोसिटी गेन ही नहीं कर पाता है। अब यहाँ देखो, यह प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो अब यहाँ पे आता है, एक आता है वर्ड रिलैक्सेशन टाइम, कि जब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि वो दो कोलिजन के बीच में समय लगता है। दो कोलिजन के बीच में क्या होता है, कुछ समय लगता है। रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल है टाउ। तो यह बोलते हैं द एवरेज ऑफ टाइम, द एवरेज ऑफ टाइम between two successive collision of electrons with stationary atoms या आयंस। रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जो कोलिजन हो रहा है उस कोलिजन में कुछ समय लग रहा है, कोलिजन में कुछ समय लग रहा है। पहला कोलिजन में मान लो 1 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड लगा, फिर 3 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, तो अलग अलग टाइम लग रहा है। कभी जल्दी टकरा गया, कभी देर से टकरा है। तो सारे टाइम का जो एवरेज निकाल दोगे तो वह जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कभी 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड हो रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड, कभी 1 सेकंड, कभी 2 सेकंड हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 1.5 सेकंड पर सब टकरा रहा है, 1.5 सेकंड पर टकरा रहा है, क्योंकि कभी 1.5 से कम हो रहा है, कभी 1.5 से ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वो एवरेज निकालना आपको आता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको निकालने के लिए देगा भी नहीं, यह एक प्रॉपर्टी होता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, बस इसका डिफिनीशन आपको याद रखना है कि द एवरेज ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ स्टेशनरी एटम्स, उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि इतना ही टाइम के बाद वो कोलाइड करता है, इतना ही टाइम के बाद वह कोलाइड करता है, यही अब हम मान के चलेंगे। यही हमारा एवरेज टाइम हो गया दो कोलिजन का, तो हम यही बोलेंगे कि इतना देर के बाद वह कोलाइड करेगा। अब यही मानेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को एवरेज 0 था तो उसको हम 0 मानेंगे। फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वही एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है, बस कुछ नहीं है, 2 लाइन है। यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हर जगह एवरेज कर दो। ठीक है, यह सिंबल किसका होता है, इस सिंबल का मतलब है एवरेज। इसका मतलब क्या है, एवरेज करना। तो इलेक्ट्रॉन्स का आखिर फाइनली क्या एवरेज वेलोसिटी होता है, जो भी उसके फाइनल वेलोसिटी है उसका एवरेज अगर हम निकाले, सारे इलेक्ट्रॉन्स के फाइनल वेलोसिटी का अगर एवरेज निकाले तो वह क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज प्लस एवरेज ऑफ ए टी। तो यहाँ क्या हो गया, यही इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह इनिशियल क्या होता है, 0, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन इनिशियल वेलोसिटी क्या माना जाता है, 0, जब एक्सेलरेशन नहीं था उस समय। और जैसे ही एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, E अपॉन एम टाउ, यानी कितना देर तक वह एक्सेलरेट किया। तो हम बोल रहे हैं कि टाउ टाइम तक एक्सेलरेट किया, उसके बाद टकरा गया, फिर से टाउ टाइम तक एक्सेलरेट किया, फिर से टकरा गया, तो यहाँ आ जाएगा टाउ। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई अपॉन एम टाउ। इस फॉर्मूला को आप इक्वेशन नंबर 1 मान के रखिएगा। वेक्टर फॉर्म में बोलोगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर माइनस ई अपॉन एम टाउ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस साइन आ गया। बाकी मैग्नीट्यूड यही है, ई अपॉन एम टाउ। फॉर्मूला याद रखना कठिन नहीं है,
वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन गुने टाइम। इनिशियल 0 है तो एक्सेलरेशन गुने टाइम, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास और टाइम की जगह टाउ, जो रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यह कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे बेसिक फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला। अब है कि आखिर इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यह आप अभी जो हम निकालने जा रहे हैं, यह एग्जाम में बराबर पूछता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का हम मान लेते हैं ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन यहां मूव करना चालू करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना क्या होगा, चालू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, यह t बराबर 0 पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यही कहाँ आ जाएगा, t बराबर 1 सेकेंड पर आ जाता है। कितना दूरी ट्रेवल करेगा, vd डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो 1 सेकेंड में कितना दूरी vd मीटर वह मूव करेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, करंट क्या है, I फ्लो कर रहा है, तो इस करंट की वजह से यहाँ से चार्ज, हम दो चीज़ें पहले कंक्लूड करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम देखते हैं, फिर करंट से हम डिसाइड करेंगे। करंट होता है टोटल चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम, टोटल चार्ज फ्लोड पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में इतना का पूरा इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, इस साइडेड रीजन का पूरा इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में मूव कर जाता है। यहाँ से सारा, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुँच गया तो इसमें क्या सारा इलेक्ट्रॉन पास कर गया। तो उस प्रकार प्रति सेकेंड इस वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन सब पास कर जाता है। तो यही है चार्ज फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू हो जाएगा जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ साइडेड रीजन, इन द वॉल्यूम ऑफ साइडेड रीजन। जो साइडेड रीजन में वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का जितना फ्री चार्ज होगा वही इलेक्ट्रिक करंट कराएगा। क्यों, क्योंकि यही फ्री चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है। तो इसमें कितना फ्री चार्ज होगा, तो इसको बनाने का तरीका है, फ्री चार्ज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक टर्म होता है, इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये दिया रहेगा कि अगर इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है n, चार्ज डेंसिटी के लिए इसमें E से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। तो इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान देना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक कॉपर के आइटम पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो अब देखना होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना कॉपर आइटम होता है, फिर उस हर कॉपर आइटम से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो वो हमको डेटा देता है क्वेश्चन में, ठीक है, हमको नहीं टेंशन लेना है, वो एटॉमिक लेवल पर है तो एटॉमिक लेवल पर चीज़ वो खुद देता है। तो इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन साइडेड वॉल्यूम, जो साइडेड वॉल्यूम है या साइडेड रीजन जो हम बोले, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n बराबर हो जाएगा n गुने इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a गुने vd। a हो गया एरिया, vd हो गया लेंथ, यही हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, आपको तो करंट निकालना है। I बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने चार्ज, NeAVD, या आप ऐसा करो NeAVD था, इसमें E से गुना करो, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन दिमाग में रखना है। और दूसरा इक्वेशन निकल के आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कि Vd बराबर I बटा ENA। ये दूसरा इक्वेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में Vd इक्वल टू E बाई m टाउ, और दूसरा आ गया I अपॉन ENA, जिसको याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं आईना। Vd बराबर आईना, I बटा ईना, आईना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया I अपॉन ENA। इस चीज को दिमाग में रखना है। देखो गौर से, क्या करना था कि अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो एक सेकेंड में करंट I फ्लो कर रहा है, एक सेकेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना मूव करेगा, डिस्टेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, यही वेलोसिटी है। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी चल रही थी, एक घंटा में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। 10 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा था, एक सेकंड में कितना जाएगा, 10 मीटर। तो Vd स्पीड से कोई चल रहा था, एक सेकंड में कितना जाएगा, Vd डिस्टेंस। तो Vd डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर गया, मतलब इसमें का सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर चुका है। तो प्रति सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो देखना है कि इतना दूर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यह डेटा दिया रहता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है कि n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वह क्या होगा, नंबर वॉल्यूम है गुने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है गुने वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में इतना है तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा, गुना कर दिए, एक एक नियम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया गुने लेंथ, A गुने Vd। तो यहाँ से आ गया कि चार्ज कितना होगा, तो इतना तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर दिए तो इतना टोटल चार्ज निकल गया। यह टोटल चार्ज इसमें इतना होगा फ्री चार्ज जो फ्लो किया होगा, यानी यही करंट हो जाएगा I बराबर NaVdE। तो Vd बराबर I अपॉन ENA, आई ना। तो यह दो एक्सप्रेशन को एकदम ध्यान में रखना है, इस दो एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, इसी से आपका सारा काम होगा। तो यहां हमारे पास दो इक्वेशन है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो इक्वेशन है, एक है E अपॉन m टाउ, यह फर्स्ट आया था, एंड दूसरा है I अपॉन ENA, यह सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम दोनों को इक्वेट करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप देखोगे I बटा ENA जो है वह किसके बराबर है, E अपॉन m टाउ। यह बराबर होना पड़ेगा, तो I बराबर हो जाएगा, तो यहां देखो I अपॉन A बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर E अपॉन m टाउ। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह इधर चला गया तो I अपॉन A, N और E यहाँ चला गया। एक इस टर्म को भी नाम दिया गया है, I अपॉन A जो है वह क्या है, करंट डेंसिटी, इसको हम J से दिखाते हैं, J बराबर NE स्क्वायर टाउ अपॉन m गुने E, जहां J क्या कहलाता है,
जे बराबर हो जाता है करंट डेंसिटी। जे बराबर कहलाता है करंट डेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी कुछ डायरेक्शन is along the direction of current। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां देखो, यहां हम देख रहे हैं कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। उधर ही करंट फ्लो करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। N E स्क्वायर टाउ M क्या है, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल at given temperature। अब ये कंडीशन क्यों आया, सो देख लो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यह तो कांस्टेंट मेटल में रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी यह नहीं बदलता है मेटल के केस में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं बदलता है, मास भी नहीं बदलता है, रिलैक्सेशन टाइम बदल जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो कोलिजन के बीच का समय। तो कोलिजन के बीच का समय बदलता है, कोलिजन के बीच का समय बदलता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, टाउ घट जाएगा। क्या, टेम्परेचर कम करोगे कोलिजन धीरे धीरे होगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा। तो यानी अगर एक गिवन टाइम पड़ा, गिवन मटेरियल के लिए, एन जो है एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। वो भी सेमीकंडक्टर में जाओगे तो मालूम चलेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाता है, बॉन्ड टूट जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल मेटल के लिए एन कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ जो है घट जाता है। तो इस कारण से यहां से है कि करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, समझ गए हो। तो करंट डेंसिटी इतना है। इसी टर्म को नाम दिया गया है, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता है तो J बराबर आ जाता है सिग्मा E। J बराबर सिग्मा E, जहां सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा है कंडक्टिविटी। इसी को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ। हम अगल बगल लिख देते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइन से कॉपी में लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जहां सिग्मा बराबर हो गया NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। ठीक है, और रेजिस्टिविटी, जिसका डिफिनीशन बोला जाता है, इसको डिफाइन जब करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा। कंडक्टिविटी कोई पूछे तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यह उल्टा। तो यहां से आ जाएगा रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, यानी रो बराबर आ जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये भी इक्वेशन ध्यान में रखना। यह तीसरा इक्वेशन भी बड़े काम का है। या तीसरा, इसको चौथा बोलो, तीसरा ऊपर वाले को नाम दे दो, यह चौथा बोलो। और तीसरा इक्वेशन ये बोलना, वही जो आया था करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा E। यह तीसरा इक्वेशन जो ओम्स लॉ हो गया इन वेक्टर फॉर्म। तो यही हो गया। ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का कारण क्या है, पहला नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह लिमिटेड नंबर में है, सारा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं करता है, एक वह कारण है। और दूसरा कोलिजन, मेन यही है, कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द, यही मुख्य कारण है बेसिकली,
अगर इलेक्ट्रॉन्स कम भी रहता, कोलिजन नहीं होता, तो उसी में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ हम ओरिजिन में लिखेंगे कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विथ स्टेशनरी एटम्स। कोई पूछे कि क्या रेजिस्टिविटी का कारण है, तो यही कारण है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, यही रेजिस्टिविटी का कारण है। अब इस जो फार्मूला अभी हम 4 डिराइव किए हैं, इस पर हम ओम्स लॉ जो V = IR आया था वो कैसे आएगा वो हम अगले क्लास को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो उसका यही है कि करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा की जगह हो सकता है 1/ρ दे दे, J बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ρ, लेकिन दिस इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन V = IR हम लोग जानते हैं, तो आखिर V = IR यहाँ से कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला है, ये बड़े काम का चीज़ है, इस फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्लास को हम मिलते हैं, बाय बाय।